अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है हमारा रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स। लास्ट टाइम हमने आइसोटॉप्स की टर्म को एक्सप्लेन किया था कि आइसोटॉप्स क्या होते हैं, इसकी एग्जांपल से इसको एक्सप्लेन किया था। आज है रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स क्या होंगे। ऐसे एलिमेंट जिनके न्यूक्लियाई अनस्टेबल होते हैं, एक्सेस ऑफ एनर्जी अमिट करते हैं और एमिट करेंगे वो एनर्जी रेडिएशंस की फॉर्म में। वो जो प्रोसेस ऑफ एमिशन ऑफ रेडिएशन है उसको हम बोलेंगे रेडियो एक्टिविटी, और जो आइसोटॉप्स उस एनर्जी को यानी उस रेडिएशन को अमिट करेगा उसको हम बोलेंगे रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। डेफिनेशन हमारे पास क्या होगी, isotopes of the same element whose nuclei are unstable। ठीक है, whose nuclei are unstable। जब अनस्टेबल होंगे तो क्या करेंगे, दे अमिट एक्सेस ऑफ रेडिएशन यानी एक्सेस ऑफ एनर्जी, और वो किस फॉर्म में एमिट करेंगे, इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन का। और ये जो प्रोसेस ऑफ एमिशन है, दिस प्रोसेस ऑफ emission of radiation is called, क्या होगा, रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, is called रेडियो एक्टिविटी। इसको हम बोलेंगे रेडियो एक्टिविटी। आइसोटॉप्स विच अमिट द एनर्जी, उसको हम बोलेंगे रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स। And the isotope which emits energy is called radioactive isotopes, जो कि हमारा टॉपिक है। तो ये होगी हमारे पास रेडियो एक्टिविटी और ये हो गया हमारे पास रेडियो एक्टिव आइसोटॉप। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास एग्जाम्पल है हाइड्रोजन की। ठीक है, अगर आप लोगों को याद हो तो कल हमने ये पढ़ा था कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स होते हैं। अब वो आइसोटॉप्स कौन कौन से हैं, एक था H1 और 1, दूसरा था H1 और 2, और तीसरा था H1 और 3। ये जो 2 आइसोटॉप्स हैं दैट इज स्टेबल। ठीक है, ये स्टेबल हैं। और ये जो थर्ड वन आइसोटॉप्स है, ये कौन सा आइसोटॉप्स है, ये है रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स। और हमने पढ़ा है जो रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स होते हैं उनके न्यूक्लियाई क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। तो ये भी क्या होगा, ये होगा अनस्टेबल। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये जो रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स हैं ये अनस्टेबल हैं। अगर ये अनस्टेबल है, ये ऑब्वियस सी बात है कि ये खुद को स्टेबल करने की कोशिश करेंगे। अब वो स्टेबल खुद को कैसे करेंगे ये हम देखते हैं। जब रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स जो हैं इन्होंने खुद को स्टेबल करना होता है, ये क्या करते हैं, आइसोटॉप्स अपने आप को कन्वर्ट करते हैं स्टेबल कंपाउंड में। जब ये स्टेबल कंपाउंड में कन्वर्ट करेंगे तो अपने अंदर से कोई ना कोई एनर्जी को अमिट करेंगे। ठीक है, अब वो जो स्टेबल कंपाउंड में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि हर रेडियो एक्टिव आइसोटॉप स्टेबल में ही कन्वर्ट हो। ऐसे भी पॉसिबल है कि एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट से दोबारा से एक नया रेडियो एक्टिव एलिमेंट फिर से बन जाए, तो वो जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट फिर से बना है वो फिर से डिवाइड हो और फिर जाके स्टेबल हो जाए। तो ये डिपेंड करता है कि आपने रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कौन सा लिया है। ठीक है, व्हेन रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स अमिट रेडिएशन, ठीक है, व्हेन रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स अमिट रेडिएशन, अब जब वो अमिट करेंगे, इट इज ट्रांसफॉर्म्ड, ठीक है, इट इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एन अदर केमिकल एलिमेंट। ये एक बात है कि जब वो एनर्जी को अमिट करेंगे तो वो नया एक एलिमेंट बना देंगे। ठीक है, और ये जो प्रोसेस है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, क्या होगा, प्रोसेस का नेम लिख लेते हैं, रेडियो
एक्टिव डिके। प्रोसेस का नेम हमने क्या लिखा, ये है रेडियो एक्टिव डिके। जब कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स अमिट करेगा अपने अंदर से एनर्जी, वो एक नया केमिकल बना देगा और इस प्रोसेस को हम बोलेंगे रेडियो एक्टिव डिके। अब वो जो एलिमेंट बनेगा वो स्टेबल भी हो सकता है और वो ऐसे भी हो सकता है कि वो फिर से रेडियो एक्टिव एलिमेंट ही हो, ठीक है। एंड द न्यू एलिमेंट may be stable or may be radioactive। एक्सप्लेन करते हैं क्योंकि यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स है। तो यूरेनियम है हमारे पास 92-238 वाला आइसोटॉप्स, ठीक है। अब जब ये अपने अंदर से एनर्जी को रिमूव करेगा तो एक नया एलिमेंट बनाएगा, उस एलिमेंट का नेम होगा थोरियम। इसको हमने क्या नाम दिया, इसका नेम दिया हमने, ये है थोरियम और दैट इज अनस्टेबल। ये अनस्टेबल हो गया, पहले में ये हो गया। अब इसका दूसरा पार्ट क्या होगा, यही जो थोरियम है ये दोबारा से अपने अंदर से एनर्जी को रिमूव करेगा, यानी 90 और 2, ये देखें ना, यहाँ पे 92 था, यहाँ 90 हो गया, यहाँ 238 था, यहाँ 234 हो गया। तो बीच में जो एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास का डिफरेंस है वो इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी रिमूव हुआ है इसके अंदर से कुछ ना कुछ। तो 234 थोरियम क्या करेगा, अपने अंदर से फिर ये एनर्जी को रिमूव करेगा। याद रखें ये स्टिल रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स है। अब ये बनाएगा प्रोटेक्टिनियम, और इस कंडीशन में ये क्या होगा, ये होगा स्टेबल। ये हमने पढ़ा है रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स क्या होते हैं, रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, रेडियो एक्टिव डिके क्या होता है, उसको हमने एग्जाम्पल से एक्सप्लेन कर दिया। अब हम ये देखेंगे कि रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स आखिर इस्तेमाल कहाँ कहाँ होते हैं। मीन्स अगला पॉइंट है हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स, ठीक है। तो अब हम इसका इस्तेमाल देखेंगे। सबसे पहली इसकी एप्लीकेशन है, इसको यूज़ करते हैं मेडिकल इमेजिंग में, ठीक है। मेडिकल इमेजिंग में, मेडिकल इमेजिंग क्या होती है, रेडियो एक्टिव फ्लूइड को इंसान की बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है। जैसे एक आइसोटॉप्स है टेक्नीटियम, ठीक है। आइसोटॉप्स का नेम हमने क्या लिखा, टेक्नीटियम आइसोटॉप्स का नेम है। और ये आइसोटॉप्स टेक्नीटियम 99M जो है दैट इज़ यूज फॉर द डायग्नोस्टिक इमेजिंग अक्रॉस द ह्यूमन ऑर्गन्स लाइक ब्रेन और लंग्स, इनकी इमेजिंग के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। टेक्नीटियम बेसिकली क्या होगा, एक आइसोटॉप्स है फॉर द डायग्नोस्टिक इमेजिंग, और वो किसके लिए है, अक्रॉस द ह्यूमन बॉडी। तो ये यूज़ किस में होगा, फॉर डायग्नोस्टिक इमेजिंग अक्रॉस ह्यूमन बॉडी ऑर्गन्स। कौन कौन से ऑर्गन्स, तो जनरल एग्जांपल ऑर्गन्स के ले लेते हैं, लाइक ब्रेन, लंग्स एक्सेट्रा, ठीक। सेकेंड एप्लीकेशन है इसकी रेडियो कार्बन डेटिंग, ठीक है। अब ये देखते हैं कि रेडियो कार्बन डेटिंग क्या होती है। रेडियो कार्बन डेटिंग बेसिकली इट्स अ मेथड, ये एक मेथड है फॉर फाइंडिंग आउट द एज ऑफ एन हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट। जितने भी हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट हैं उनकी एज को फाइंड किया जाता है विद द हेल्प ऑफ कार्बन-14 आइसोटॉप्स। अब थर्ड पॉइंट इसका क्या होगा, टू चेक द स्ट्रेंथ ऑफ मेटल्स एंड कंक्रीट मिक्सचर, ठीक है। इसके बाद इसकी फोर्थ एप्लीकेशन क्या होगी, फोर्थ एप्लीकेशन ये है, यूज टू जनरेट चीप न्यूक्लियर पावर टू फाइंड ऑयल फील्ड। यूज टू जनरेट cheap nuclear power to find oil field, ठीक है। तो ये ऑयल फील्ड को फाइंड करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसकी पांचवी एप्लीकेशन क्या है, टू डायग्नोस एंड ट्रीट मेनी मेडिकल कंडीशन, ठीक है। यूज टू डायग्नोस एंड ट्रीट मेनी मेडिकल कंडीशन। अब वो मेडिकल कंडीशंस कौन कौन सी होंगी ये देख लेते हैं।
ऑब्वियस सी बात है, मेडिकल कंडीशंस मीन डिजीज की ट्रीटमेंट के लिए इंक्लूड होता है, जैसे फॉर एग्जांपल कैंसर, ठीक है। और इसके अलावा जो है वो थायराइड डिसऑर्डर्स वगैरह जो हैं इनके लिए इसको इस्तेमाल करते हैं, थायराइड। इसकी टोटल 5 एप्लीकेशन हमने यहाँ डिस्कस की। मेडिकल इमेजिंग में इसका यूज़ करते हैं। मेडिकल इमेजिंग क्या होती है? स्मॉल अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स को जो है वो इंजेक्ट करते हैं बॉडी के अंदर फॉर द मेडिकल इमेजिंग के लिए। जैसे इसमें हमने एक आइसोटॉप्स लिखा है टेक्नीटियम 99M। ये किसके लिए इस्तेमाल होता है? फॉर डायग्नोस्टिक इमेजिंग अक्रॉस द ह्यूमन बॉडी ऑर्गन्स लाइक ब्रेन और लंग्स। नेक्स्ट है रेडियो कार्बन डेटिंग में इसका इस्तेमाल होता है। रेडियो कार्बन डेटिंग क्या होती है? फॉर फाइंडिंग आउट द एज ऑफ एन हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट कंटेनिंग ऑर्गेनिक मटेरियल विद द हेल्प ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स। और वो कौन सा आइसोटॉप्स है? वो हमने यहाँ पे लिखा कार्बन 614। इसके बाद है टू चेक द स्ट्रेंथ ऑफ मेटल्स, और कंक्रीट के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है, कंक्रीट मिक्सचर के लिए। फिर है यूज टू जनरेट चीप न्यूक्लियर पावर टू फाइंड ऑयल फील्ड। लास्ट में था इट इज़ यूज टू डायग्नोस एंड ट्रीट मेनी मेडिकल कंडीशंस, फॉर एग्जाम्पल कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए और थायराइड डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि जो एनर्जी इस रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स के डिके के दौरान में रिमूव होती है, आप उस एनर्जी को इस्तेमाल कहाँ कर सकते हैं? तो चलें अब हम उस एनर्जी का इस्तेमाल पढ़ते हैं। जो एनर्जी रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स से रिमूव होगी उस एनर्जी से हम एटम को आयनाइज करेंगे, ठीक है। तो हमने क्या बोला? रेडिएशन अमिटेड, ठीक है, रेडिएशन अमिटेड फ्रॉम किससे? रेडियो एक्टिव एलिमेंट या रेडियो एक्टिव सोर्स। अमिटेड फ्रॉम रेडियो एक्टिव सोर्स कॉजेज, क्या करेगी? कॉज करेगी एटम टू आयनाइज, ठीक है, एटम को आयनाइज कर देगी। मतलब जो एनर्जी हम वहाँ से रेडियो एक्टिव आइसोटॉप से ले रहे हैं, निकल रही है, उस एनर्जी से हम एटम को आयनाइज कर देंगे। आयनाइज का मतलब क्या होगा? रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट ऑर्बिट्स ऑफ एन एटम, ठीक है। व्हाट डज आयनाइज मीन? रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट ऑर्बिट। आउटर मोस्ट मतलब लास्ट शेल से ही रिमूव करेगी इलेक्ट्रॉन को ऑफ एन एटम, ठीक है। आयनाइज का मतलब क्या होगा? रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट ऑर्बिट्स ऑफ एन एटम। इतनी एनर्जी एटलीस्ट होनी चाहिए जितनी एनर्जी में एक एटम के अंदर से इलेक्ट्रॉन को आसानी से रिमूव किया जा सकता है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल है, हमारे पास आइसोटॉप्स है रेडियम 226। इट हैज इनफ एनर्जी टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट ऑर्बिट्स ऑफ एन एटम, ठीक है। कैन रिमूव इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स, मतलब एक इलेक्ट्रॉन भी रिमूव कर सकता है और एक से ज़्यादा भी रिमूव कर सकते हैं एटम, ठीक है। तो रेडियम में इतनी एनर्जी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सकता है एटम से। अब यहाँ पे एक हम एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास सोडियम। सोडियम का सिंबल होता है Na और एटॉमिक नंबर होता है इसका 11। इसको हम बोलेंगे इसमें इलेक्ट्रॉन्स, मतलब जितना सोडियम का एटॉमिक नंबर होगा उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो अगर हम इसको शेल्स में डिस्ट्रीब्यूट करें तो सोडियम का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा बनता है, ठीक है, ऐसे स्ट्रक्चर होता है। सेंटर में हमारे पास क्या होगा? इसका न्यूक्लियस। फर्स्ट शेल में इसके इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 2, अगले शेल में इसके इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 8 और 2 कितने हो गए? 10। अब वो जो एक इलेक्ट्रॉन बचेगा ये क्या होगा? ये इसके लास्ट शेल में आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। जो एक इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें, ये वाला पहला शेल है K शेल और ये है हमारे पास L शेल और ये है हमारे पास M शेल। तो सोडियम के K शेल में इलेक्ट्रॉन है 2, L शेल में इलेक्ट्रॉन है 8 और M शेल में इलेक्ट्रॉन है 1। रेडियम 226 जो है उसके पास इतनी एनर्जी होगी कि सोडियम से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सकती है, ठीक है। तो एनर्जी क्या होगी? सोडियम से टकराएगी, इसके बाद इसके आखिरी शेल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देगी। जब वो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेगी वहाँ पे शेल आखिरी ख़त्म हो जाएगा
और चार्ज इस पे पॉजिटिव आ जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से ये वाला जो है ये रिमूव हो जाएगा। ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।